अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ चीन के 8वें और डिस्कोर्स ऑफ हिस्ट्री के 74th यानी 74वें प्रोग्राम में आप सबकी खिदमत में हाज़िर हैं और हमारे साथ मौजूद हैं उस्ताद मोहतरम प्रोफ़ेसर डॉक्टर असलम सैयद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बहुत अस्सलाम शुक्रिया वालेकुम। आपने जॉइन किया। हुँ, आज सर की तबीयत भी ठीक नहीं थी लेकिन इसके बावजूद सर मेडिसिन की एक्स्ट्रा डोज़ के साथ हमारे साथ मौजूद हैं हुँ, कि एक कमिटमेंट है जिसे पूरा करना है, तो बहुत शुक्रिया सर। जैसे कि आप सबको पता है क्योंकि इस प्रोग्राम में आप हमारे साथ-साथ हैं। पिछले 7 प्रोग्राम चाइनीज़ हिस्ट्री के हम कर चुके हैं। इसमें हमने चाइनीज़ फ़िलॉसफ़ी पे बात की, चाइना की एंशिएंट हिस्ट्री पे बात की और उसके बाद चाइना का सफ़र या सफ़रे चाइना हमारा सफ़रे चाइना पहुँचा, चाइना के डायनेस्टिक रूल तक। पिछले प्रोग्राम में हमने इसके कुछ इब्तदाई फ़ेज़ेज़ डिस्कस किए थे और आज का प्रोग्राम हमारा वॉरिंग स्टेट्स, स्प्रिंग एंड ऑटम डायनेस्टी और अगर हम पढ़ेंगे अपनी इंग्लिश की किताबों में तो किन डायनेस्टी और अगर चाइनीज़ एक्सेंट के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे तो चिन डायनेस्टी के हवाले से है। तो आज के दौर ये जो फ़ेज़ है जिसे आज हम कवर करना चाह रहे हैं, ये तकरीबन साढ़े 500 साल पर मुहित है। सर ये जो साढ़े 500 साल हैं वॉरिंग स्टेट्स पीरियड्स और फिर उसके बाद स्प्रिंग एंड ऑटम डायनेस्टी, तो इस एरा के अंदर एक जनरल स्टेट सिस्टम, उनका चाइना का कल्चर और ओवरऑल सोसाइटी या सोशल स्ट्रक्चर कैसा था? क्योंकि मुझे लग रहा है कि हम इसके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पे तो बात कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा सोशियो कल्चरल कल साइड भी टच करते हुए गुज़रें, तो शायद ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है जी। ओवर टू यू बहुत सर। शुक्रिया आपका। राहत असल में ये वो जिसको आप कहते हैं ना एक एक ट्रांज़िएंट फ़ेज़ है। ये फ़ेज़ ज़ू डायनेस्टी जो लास्ट हमने डिस्कस की थी, अच्छा, उसकी जो ईस्टर्न साइड थी, अच्छा, वहाँ पे ये शुरू होता है सिलसिला ऐसा कि छोटी-छोटी स्टेट्स इमर्ज होती हैं। जो आपने इशारा किया कि कोई पॉलिटिकल सिस्टम नहीं था ऐसा इसलिए कि किंगशिप एज एन इंस्टीट्यूशन विद ऑल इट्स इंग्रेडिएंट्स उस वक्त तक इवॉल्व नहीं हुआ था चाइना में, क्योंकि किंगशिप में होता है कि या तो हेरिडिटरी है या ये खानदान ऐसा है कि इसके अलावा कोई हुकूमत के लायक नहीं, जो भी आप कहना चाहें। जैसे बाद में ब्रिटिश रॉयल्टी के लिए ये ब्लू ब्लड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि ये कुछ लोग होते हैं जो आते ही दुनिया में इसलिए हैं कि हुकूमत करें। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट उस वक़्त तक चाइना में नहीं था। दूसरी बात ये है कि हुकूमत के लिए या तो टैक्सेस होते हैं या प्रॉपर्टी होती है। तो इसलिए ये जिसकी तरफ बात की तरफ आपने इशारा किया ना कि सोशल सिस्टम, सोशल स्ट्रैटिफ़िकेशन तो था, लेकिन उसका इम्पैक्ट जिसे आप कहते हैं ना पॉलिटिकल सिस्टम पे उतना विज़िबली किसी ने स्टडी नहीं किया जितना कि था। मिसाल के तौर पे लैंड होल्डर्स पावरफुल लोग थे। ये यू कैन कॉल इट इनिशियल फेज़ ऑफ फ्यूडलिज़्म। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस तो इसको कहते ही हैं इनिशियल फेज़ ऑफ फ्यूडलिज़्म। और फ्यूडल लॉर्ड्स की वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स थी चाइना में, जो हर जगह होती हैं। कि जो उसके इलाके में, जो उसकी ज़मीन में है चीज़, ख़ाह वो पैदावार है, जानवर हैं या इंसान है, उनको वो अपनी मलकियत समझता है। और उससे बड़ा अगर कोई रूलर है या किंग है, तो उसके साथ वो फिर एक ऐसा ताल्लुक रखता है कि या उसको कुछ प्रोवाइड करे, या उसकी स्ट्रेंथ बने और या उसके साथ कोई मुआहिदा करे कि ये मेरा रेल्म है, इंटीरियर मतलब जो मेरी ज़मीनों में जो अंदरूनी मामलात हैं, उसमें मुझे आप खुद मुख्तारी दे दें और जब आपको ज़रूरत पड़ेगी मेरी मदद की, फ़ौज की या आदमियों की या बाहर को हमला करेगा, तो उस वक़्त मैं अपने रिसोर्सेज़ के साथ आपके साथ मिलूँगा। तो ये इट वाज़ अ काइंड ऑफ आई कांट यूज़ दिस वर्ड इन मॉडर्न सेंस फेडरेशन लेकिन उसका स्ट्रक्चर वही था। ये सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी और एक जगह इनका कैपिटल था।
जब ये सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट्स ने रियलाइज़ किया कि हमारे पे डिमांड बढ़ती जा रही है सेंटर की, सो दे स्टार्टेड मेकिंग देयर ओन ऑटोनोमस किंगडम्स। इस पीरियड में ये आपने ये सवाल नहीं पूछा कि इसको स्प्रिंग एंड ऑटम क्यों कहते हैं? ये लिखे गए थे जिस दौर में, और ये कन्फ्यूशियस ने लिखी थी। एक्चुअली ये हिस्ट्री है उसकी अपनी स्टेट की। लू उसकी स्टेट का नाम था। ये एक छोटी-सी स्टेट थी जिसका वो बाशिंदा था। कुछ उसके पास हम उस पे दोबारा बात बात नहीं करेंगे क्योंकि हम उसकी बायोग्राफी डिस्कस कर चुके हैं पहले से। अ, तो इसलिए हम उस पे बात नहीं करेंगे। लेकिन हम ये करते हैं कि अब हम देखते हैं कि इस पीरियड में हो क्या रहा था। इस पीरियड में हर नस्ल, हर कबीला ये समझता था कि मैं इस लायक हूँ कि हुक्मरान बन जाऊँ। तो सम पीपल से दैट इट इज़ अ पीरियड ऑफ नॉट जस्ट वो हमने कवर किया था लास्ट एक लेक्चर में 100 schools, it is a period of more than 100 states also. कोई छोटी बस्ती, कोई छोटा टाउन, कोई छोटा एरिया, जहाँ भी वो शख्स समझता था कि मैं पावरफुल हूँ, उसने अपनी मनमानी शुरू कर दी। अब हम आते हैं, ये पीरियड आप देख लीजिए, ये कंटिन्यू करता है फॉर अबाउट 200 ईयर्स। या दिस इज़ स्प्रिंग एंड ऑटम पीरियड जो है, ये बड़ी देर तक चलता है और इसी में फिर इनकी चप्पलें शुरू हो जाती है एंड इट इज़ फॉलोड बाय व्हाट वी कॉल द वॉरिंग स्टेट पीरियड। और वो भी तकरीबन दोनों मिलाएँ तो आपकी बिल्कुल ठीक थी एस्टिमेट कि अबाउट 500 ईयर्स की बनती है ये सारी बात। अब आपने जो सवाल पूछा सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का, वो मैं आपको बताता हूँ। फ्यूडल्स कंट्रोल करते थे एग्रीकल्चर को। दे कंट्रोल्ड peasants who worked there। अच्छा, जो थी ब्यूरोक्रेसी वो भी was chosen, they were not yet trained, जो बाद में आपको नजर आएगी। they were chosen by the rulers और अमूमन वो ऐसे ही होता था जैसे आप कह लें कि सैटेलाइट स्टेट्स का सिस्टम था ये। अच्छा, आर्मी स्ट्रांग थी। अच्छा, अब लोग क्या थे सोशल स्टडी, एक्सक्यूज़ मी 1 मिनट। जी, अ, 1 सेकंड में आई विल बी बैक। और सर बस 1 मिनट में वापस आ रहे हैं, तब तक हम ये देख लेते हैं कि पिछले प्रोग्राम में भी जैसे हम ज़िक्र कर रहे थे, सर ने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिवली बात की। सर प्लीज़। हाँ जी, तो आपने पूछा कि सोशल सिस्टम क्या था? स ज़ाहिर है, किंग वाज़ द टॉप। उसके बाद ये जो मैं बता रहा हूँ अब आपको, जी इनकी सर, तरतीब तब्दील होती रहती है। उसके बाद आते थे स्कॉलर्स। स हाईएस्ट ऑफिशियल आफ्टर द किंग वाज़ स्कॉलर। उसके बाद फार्मर। उसके बाद आर्टिज़न्स नहीं होते ये जो कारीगर, स लोहार, तरखान ये जो काम करते हैं। उसके बाद मर्चेंट्स आते थे एंड पे। अब आप ज़रा देखिए, इससे पता चलता है सोसाइटी के सिस्टम का कि स्कॉलर दे वर लाइक ब्रेन्स। और यही आपको जो कास्ट सिस्टम है इंडिया में वो नज़र आएगा कि ब्राह्मण वर ऑन द टॉप, आइडियाज़ देने वाले, लॉज़ बनाने वाले कुछ। उसके बाद आते थे
ये काश्तकार लोग, वो लोग आते थे जो खेती-बाड़ी करते थे या जो अपना सामान साज़ो-सामान बनाते थे। मर्चेंट्स कांट एक्जिस्ट विदाउट दीज़। मर्चेंट ट्रेडर क्या ट्रेड करेगा जब तक उसके पास कमोडिटीज़ ना होंगी। तो इसलिए उन्होंने इनको लास्ट में रखा। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम इसी पीरियड में ये चेंज हो जाती है स्ट्रैटिफिकेशन। कैसे चेंज होती है? एक दफ़ा मैं 3 चेंजेस की बात करूँगा। पहली तो ये जो आपने देखी है, उसके बाद जो चेंज होती है उसमें स्कॉलर तो ऊपर ही रहता है, लेकिन मर्चेंट नंबर 2 पे आ जाता है। क्योंकि मर्चेंट काफ़ी पावरफुल हो गए थे, काफ़ी अमीर हो गए थे। वो दे मेड देयर प्लेस इन द हायर एचेलॉन्स। उसके बाद फिर फार्मर्स आते थे, फिर आर्टिज़न्स आते थे। एक दौर ऐसा आया है एंड दिस इज़ इंटरेस्टिंग कि फार्मर्स वर ऑन द टॉप। और ये वो दौर है, जिस दौर में आपको कोई फ़ेमिन, कोई कहत या कोई ऐसा वक़्त नज़र आएगा कि ग्रेन की कमी है, ग्रेन आपके पास नहीं है, तो इसलिए लोगों ने कहा कि वी नीड फार्मर्स। तो फार्मर्स की बड़ी आओ-भगत होने लगी क्योंकि उनके पास आपके खाने-पीने का सामान था। ये थी इनकी सोशल सिस्टम की। दूसरी बात ये थी कि फ्यूडलिज़्म की कुछ और ख़ुसूसियात होती हैं, जो इनमें भी वो मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि पोलिगमी इज़ पार्ट ऑफ दैट ट्राइबल सोसाइटी और दैट सोसाइटी व्हिच हैज़ फ्यूडलिज़्म। लेकिन अम, ये हमारे यहाँ भी चूँकि हमारे ये जो मुग़ल थे या तुर्क थे, ये भी तकरीबन उसी इलाके से आए थे यहाँ पे। तो एक जो होती थी बेगम, वो मदर क्वीन समझ लें जैसे होती है या एक प्रिंसिपल क्वीन समझ लें। बाकी जो जितनी होती थीं, ख़ा उनसे निकाह हुआ हो या ना शादी हुई हो, वो उनका दर्जा लौंडियों की तरह था। उनकी औलाद इनहेरिट नहीं कर सकती थी। कोई बॉन्डेज नहीं एक्सिस्ट करता था बिटवीन द रूलर एंड दैट पर्सन। किसी वक़्त उसको निकाल सकता था वो, उसको रिप्लेस कर सकता था वो। एंड इन सम अनफॉर्च्यूनेट केसेस they could even have them eliminated also। ये तमाम इल्स आपको नज़र आएँगी इस दौर में, चाइना में भी। ये मैंने बड़ा मुख्तसरन अच्छा अब इसमें होता क्या है? इसमें तलाश शुरू होती है कि कोई ऐसा रूलर है इस इलाके में, जिसको हम आइडियल रूलर कह लें। कोई ऐसा निज़ाम है जिसको हम आइडियल निज़ाम कह लें। इस कोशिश में जो लोग लगे हुए थे, उनमें जो मोस्ट प्रोमिनेंट नेम आता है, वो आता है कन्फ्यूशियस का। उसने बहुत ट्रैवल किया, ट्रैवल्स के दौरान वो मिला भी, कई बादशाहों से मिला, हुक्मरानों से मिला। खुद चूँकि इस पोज़ीशन में था, तो उसने अपना भी स्टडी किया कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। एंड ही केम अप विद द आइडिया व्हिच वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, तो उसको देयर इज़ नो नीड टू रिपीट देम। उसी में से आपको ये दूसरी इनकी कल्चरल एक्टिविटी नज़र आएँगी। उसकी मैंने 5 किताबों का ज़िक्र किया था, जिनमें एक्चुअली कहते हैं 6 थी लेकिन सिर्फ़ 5 बची, उनमें से 2 किताबें, एक अदब पे है, शायरी पे। शायरी होती थी, शायरी तो इंसान के साथ रही है, ये नहीं कि एक ख़ास फ़ेज़ है कि शायरी अब शुरू होगी। उसकी मौज़ू बदलते रहते हैं शायरी के, उसका जॉनरा बदलता रहता है कि ग़ज़ल है, नज़म है या गीत हैं या लोरियाँ हैं या बैलेड्स हैं या क्या आप सुनाना चाहते हैं, किस्से, कहानियाँ, कसीदे, क्या मलामती शायरी है, अच्छी शायरी है, वो मुख्तलिफ़ अक़साम हैं। तो शायरी रही है, पसंद की जा रही है, ये भी काफ़ी इसके लोग थे जिसमें अपनी गैदरिंग होती थी। इसके अलावा म्यूज़िक प्लेड अ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट।
म्यूज़िक 2 तरह का चाइना में उस वक़्त राइज था। एक तो वो था जो रिचुअल म्यूज़िक था, जो सिर्फ़ चंद ख़ास मौकों पे प्रोफ़ेशनल्स प्ले करते थे। वो कोई रिलिजियस सेरेमनी होती थी, इन्वेस्टिचर सेरेमनी होती थी या कोई ऐसी सेरेमनी होती थी, कुर्बानी का मौका है या कोई ऐसा मौका है, वहाँ पे ये प्रोफ़ेशनल आते थे और उनको बुलाया जाता था। दूसरा होता था म्यूज़िक जिसको हम फ़ोक म्यूज़िक कहते हैं। पीपल ऑन देयर ओन, दे हैड डिफरेंट गैदरिंग्स, डिफरेंट ओकेजन्स जहाँ पे वो इस तरह के मेलों में, फेयर्स में, ऐसे पंडाल में एक्सक्यूज़ मी, ये म्यूज़िक वगैरह का इस्तेमाल करते थे। इसी से हमें फिर नतीजा निकलता है कि लोगों की याददाश्त, उस याददाश्त को कलमबंद करना कितना ज़रूरी है। वो कहते हैं ना कि उस दौर में रिटेंशन, मेमोरी कितनी इम्पोर्टेंट थी। अब कुछ लोग इसको इतराज़ करते हैं, ख़ास तौर पे वेस्टर्न स्कॉलर जो कहते हैं, मेरी बल्कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हुई एक अम, बड़े साल पहले, एक प्रोफ़ेसर फ्रेंच आया हुआ था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, तो वो बात कर रहा था कि राइटिंग कितनी इम्पोर्टेंट है और कितना ज़रूरी है इसको रिटेन करना। मैंने एक सवाल उससे पूछा कि साउथ एशिया में जितना म्यूज़िक है, वो नोटेशन उसकी लिखी नहीं जाती। वो एक आदमी सीखता है अपने उस्ताद से, वो उसको सिखाता है, वो उसको सिखाता है। कहीं हमें उसकी नोटेशन नज़र नहीं आती, लिखी भी नहीं होती। लेकिन वो उसी तरह प्योर फॉर्म में वो गाया जाता है। जिस तरह मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मिसाल दे रहा हूँ, तानसेन गाता था। तो वो हैरत कहता है ये मैंने भी सोचा है लेकिन आई डोंट हैव द आंसर टू दैट। तो इसका मतलब ये है कि ये लोग जो कुछ याद रखते थे अपने आबा-ओ-अजदाद का, उसमें कुछ ख़यालात तो हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा रिटेंशन ऑफ मेमोरी, मेमोरी का इस्तेमाल करना, ये बाद में हमें नज़र आएगा इनकी व्हाट वी कॉल टुडे एज़ इंपीरियल हिस्टोरियोग्राफी। इंपीरियल हिस्टोरियोग्राफी में हमें ये नज़र आएगा कि किस तरह से ये तमाम किस्से दरबार से शुरू होते हैं और ये लिखे जाते हैं। अब आपके मैं आखिरी सवाल की तरफ आता हूँ और वो ये था कि ये पीरियड जो है ये व्हाट डज़ इट शो इन सर, टर्म्स ऑफ। एक रेलेवेंट सवाल आया है। हाँ, हाँ, बताएँ। ये साजिद खान गोरी साहब कह रहे हैं कि जो एंशिएंट चाइना का फ्यूडलिज़्म है और जो आज का पाकिस्तान है, उसका जो फ्यूडलिज़्म है, तो आप उसे तो अगर 2-4 लाइनों में कंपेयर कर दीजिए। जी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो सिमिलर हैं। अच्छा, फ़र्क सिर्फ़ ये है कि आज का फ्यूडल जो है, अच्छा, उसको ब्रिटिश ने ताबे कर दिया था एक सिस्टम के तहत, एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के तहत, जिसमें छोटे से छोटा ब्यूरोक्रेट जिसको हम पटवारी, कानूनगो, तहसीलदार कहते हैं, अच्छा। इसके भी वो आगे झुक के बैठता था आपका फ्यूडल लॉर्ड। बाद में फिर यूँ हुआ कि फ्यूडल लॉर्ड को व्हेन ही हैड एक्सेस टू द कोर्ट, जब उसको कुर्सी मिलने लग गई दरबार में, तो फिर इन मुलाज़िमों को मालूम हुआ कि हमारी मुलाज़मत जिनसे है वो तो इनको इज़्ज़त व तकरीम देते हैं, तो वो फिर एक तरह से इनके मातहत हो गए। हमने वो इनहेरिट किया है फ्यूडलिज़्म, जिसमें आपका फ्यूडल जो है वो ब्यूरोक्रेसी से डरता नहीं है, वो ब्यूरोक्रेसी के रूल्स फॉलो नहीं करता, बल्कि ब्यूरोक्रेसी उसकी बात मानती है। दिस इज़ द सिस्टम दैट वी हैव इन पाकिस्तान। दूसरी बात, फ्यूडल कैरेक्टरिस्टिक्स और फ्यूडलिज़्म, ये 2 चीज़ें हैं। फ्यूडलिज़्म का मतलब ये होता है कि आपके पास लार्ज एस्टेट्स हों,
आपके पास ज़मीन हो, उस पे कारिंदे काम करने वाले हों, एक पूरी छोटी-सी किंगडम हो आपकी जिसके आप सरबराह हों। दूसरा ये है कि विद द इंडस्ट्रियलाइज़ेशन ऑफ सोसाइटी, विद न्यू वेज़ ऑफ मेकिंग मनी, आपकी एस्टेट्स तो नहीं हैं, लेकिन माइंडसेट आपका फ्यूडल है। जो मेरे अंडर काम करता है, ख़्वा वो मज़दूर है कारखाने का या मेरा मैनेजर है कारखाने का या तिजारत है, कोई जो भी, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मेरी इंडस्ट्री के साथ रिलेटेड है, उसका मेरा सलूक बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक फ्यूडल लॉर्ड्स का उसकी ज़मीन पर बसने और काम करने वाले लोगों का होता है। यही फ्यूडलिज़्म एक थर्ड स्टेज पे हमारे पॉलिटिशियंस में आता है, या हाई ऑफिसर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री, जो भी होते हैं, उनमें आता है कि मैं एक शख्स वाहिद हूं जो अबव लॉ हूं, बाकी जितने हैं उनको द वे आई वुड लाइक टू रूल और गवर्न, आई विल डू दैट। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको नजर आएंगे आपके सवाल के जवाब में जो इस वक्त हमारे मुल्क में है। फ्यूडल कैरेक्टरिस्टिक्स, फ्यूडल लॉर्ड्स इतने नहीं हैं, लेकिन फ्यूडल माइंडसेट हमारे यहाँ बिल्कुल है वैसे ही जैसे फ्यूडलिज्म के दौर में होता था। ठीक है, ये चलें आगे अब। आपकी आवाज नहीं आ रही। आगे चलें, कंटिन्यू करें सर। जी, जी। तो अर्ज करने का मकसद है कि इस पीरियड में फिर जब ये सिलसिला शुरू होता है तो इट्स ऑब्वियस कि आपस में लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, और दिस degenerates into or descends into what we call the warring state period, सर, यानी जिस पीरियड में ये आपस में जंगें करेंगे। ठीक। अब इनकी जंगें सर, चलती हैं, ठीक हुआ। और इन चलने चलाने में एक आदमी, आप देख लीजिए, 476 से लेके 221, तकरीबन 250 साल सर, इस पीरियड को कहा जाता है वारिंग स्टेट पीरियड, सर, जिसमें ये आपस में इन्होंने लड़ाइयाँ की हैं। और ये फिर एक डायनेस्टी या एक शख्स आता है जो कामयाब होता है सबको शिकस्त देके, जिसका नाम किन है, किन शी हुआंग। सर, ये एक्चुअली ये इसको कहा जाता है द फर्स्ट रूलर ऑफ चाइना। इसको कहा जाता है कि ही इज द फाउंडर ऑफ चाइना एज वी नो इट, द नेम चाइना, कि चान, कीन, चीन इसी के नाम से जो है वो निकला है। अच्छा, इसमें भी वेस्टर्न हिस्टोरियंस को प्रॉब्लम है। वो कहते हैं कि हमने तो चाइना का नाम ही नहीं सुना था मार्को पोलो से पहले, कि मार्को पोलो के जो ट्रेवल्स थे उससे हमें पता चला कि देयर इज अ कंट्री बाय द नेम ऑफ चाइना। ये मेरे नजदीक इट्स अनफेयर, क्योंकि चाइना वाज नोन नॉट जस्ट टू द वर्ल्ड एट लार्ज, बल्कि हमें अगली जो डायनेस्टी हम पढ़ेंगे, Han डायनेस्टी, उसमें हमें नजर आएगा कि they had established relationships with even up to Rome. They had relationships with the Middle East, they had relationship with Central Asia, and even they had relationship with South Asia. तो इसलिए ये बिल्कुल मफरूज़ा गलत है कि मार्को पोलो से पहले हमें इसका नाम नहीं पता था। हाँ, इसका नाम जो मशहूर था अ, उन लोगों में जिनकी अल्फ़ाबेट्स में लफ़्ज़ चे नहीं है, वो इसको या सीन कहते थे या कीन कहते थे।
अब ये चूँकि इसका नाम कीन है, तो इसलिए कुछ लोगों ने ये समझा कि इसी के नाम से चाइना का नाम पड़ा, चीन। और चीन बाद में फिर चाइना बन गया, या चीन बन गया, या कीन बन गया। और देख रही थी, हुँ, एक तो ये कि चीन के लाने से पहले इसके और कई सारे नाम नज़र आते हैं। हुँ। और दूसरा ये कि एक मुझे ओपिनियन ये मिली कि शायद ये लफ्ज़ जो चीन है, ये संस्कृत से डिराइव किया हुआ है। एक ये भी मिलता है कि शायद इसका ओरिजिन कहीं पर्शियन लैंग्वेज में ढूँढा जा सकता है। तो सर इस हवाले से आपका कमेंट? नहीं, ये अल्फ़ाज़ तो मैंने बताया ना आपको, अरबी में भी मिलेगा ये। ठीक। और ओरिजिन हमेशा देखिए 2 वजह से होता है, नाम जो होते हैं ना वो 2 वजह से। अब जैसे इंडिया को कोई बुक जो इंडिया में पब्लिश हुई है या लिखी गई है शुरू-शुरू में, कहीं इसका नाम इंडिया नहीं है। मुसलमानों ने इसका नाम हिंदुस्तान दिया। राइट। ग्रीक्स ने इसको इंडिया कहा बिकॉज़ ऑफ इंडस। राइट। हाँ, एक ट्राइब की वजह से भारत इसका पुराना नाम है, वो एक ट्राइब था जो ठीक। सतलुज के उस पार जिस तरफ अब मशरकी पंजाब है, वहाँ पे ठीक। आबाद था। उसके नाम पे, उस कबीले के नाम पे इसको भारत का नाम दिया गया। तो ठीक। मुमकिन है कि चीन भी सबसे पहले किसी फ़ारसी ने देखा हो, फ़ारसी स्पीकिंग शख्स ने, कि ये हुक्मरान के किस्से पढ़ रहे हैं। कौन था हुक्मरान? कीन था, कीन। अच्छा, कीन, हुँ। कीन, कीन बनते-बनते चीन बन गया। तो इसलिए ये पॉसिबल है कि ये नाम आपको संस्कृत में भी मिले, ये नाम आपको पर्शियन में भी मिले। लेकिन चाइनीज़ जो अपनी उनकी इंपीरियल हिस्टोरियोग्राफर्स हैं, वो इसका हाँ। ओरिजिन अपने इस रूलर से करते हैं कि ये जो रूलर था, इसने हमें यूनाइट किया और इसने बड़ा राइट। कुछ अमेज़िंगली थोड़ा-सा अरसा ये हुक्मरान रहा, बल्कि इसकी डायनेस्टी भी आई थिंक 221 बीसी में आई है ये बरसरे इक़्तिदार, और शायद 206 तक रही है। 15 साल बनते हैं टोटल डायनेस्टी को, इसको, जिसमें लेकिन हाँ, इससे पहले कि ये एज़ सेंट्रल रूलर एस्टैब्लिश होता, इसकी उससे पहले काफ़ी स्ट्रगल नज़र आती है मुख्तलिफ़ इलाकों में, छोटी-छोटी लड़ाइयों में इसने खुद को स्ट्रेंथन किया और फिर इस तरह बहुत से इमर्ज हुआ। ये, यानी अगर आप इसको कंपेयर करें टू व्हाट इन द 19th सेंचुरी माओ विल डू, तो ये उससे कम नहीं है, इस बंदे की जी। कंट्रीब्यूशन। इसने, ये आसान नहीं था। पहले इसने अपने कुछ लोगों को मिला के हाँ। मेन जो एरिया था गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, उसको कॉन्कर किया इसने। और कॉन्कर करने के बाद इसने कोई सजा नहीं दी, ऐसी कोई कुछ नहीं किया। सिर्फ द आइडिया वाज टू टेल देम दैट इफ वी यूनाइट वी विल बी स्ट्रॉन्गर, अदरवाइज वी विल बी एक्सप्लॉइटेड ऑल द टाइम। इसी तरह इसने फिर आहिस्ता-आहिस्ता अपने साथियों को, ये पॉलिटिक्स में होता है ख़ास तौर पे किंगशिप में, कि अगर आप किंग के एक दफ़ा बड़े फ़ेवरेट हैं तो ज़रूरी नहीं रहें। वो जब तक आपको, आपकी उसको ज़रूरत है वो आपको रखेगा साथ, जब ज़रूरत नहीं होगी तो आप इर्रेलेवेंट हो जाएँगे। सही। तो ये एक अलग सब्जेक्ट है कि इसने कितनी जंगें की, कहाँ-कहाँ गया, कौन-कौन से हरबे इस्तेमाल किए। बहरहाल ठीक। हमें जो नज़र आता है वो ये है कि 221 में इसने इनको यूनाइट किया, इनको एक नाम दिया, एक सेंट्रलाइज़्ड हुकूमत दी, फ्यूडल्स को बड़ी स्ट्रिक्ट इसने इंस्ट्रक्शंस दी, लैंड उनकी मलकियत नहीं है, लैंड इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट, ऑफ द किंग।
तो किंग अगर किसी को देगा प्रॉपर्टी तो वो किंग का वेसल होगा, फ्यूडल वो उसी सेंस में होगा कि उसके पास वो जिम्मेदारी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टू मैनेज हिज लैंड्स, लेकिन ओनरशिप स्टेट की होगी, बादशाह की होगी, बादशाह के बिहाफ पे वो जो भी करेगा वो करेगा। दूसरा काम इसने जो किया, ये हमें इब्तदाई शक्ल नजर आती है ब्यूरोक्रेसी की, कि इसने वो लोग लिए जिनको कोई अदर देन देयर वर्क, कोई और जिनका कोई इंटरेस्ट नहीं इन्वॉल्व था। मसलन फ्यूडल से इसने कोई ब्यूरोक्रेट नहीं लिया, आर्मी से इसने कोई ब्यूरोक्रेट नहीं लिया। ये मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास में कॉम्पिटेंट लोग जो इसको नजर आए, उसमें उसने इनको रखा कि उनको उनसे काम लिया जाए। टैक्सेशन का सिस्टम इसने राइज किया। टैक्सेशन जाहिर ज़राअत पे होती थी। फिर हमने एक पहले भी ये डिस्कस किया था, जिसको फ्रेंच कोर्वी कहते हैं, कि ये बेगार यानी लेबर आप करें, जब आप कोई और काम नहीं कर रहे अपना, तो आप अपने मुआशरे के लिए, हुकूमत के लिए कुछ काम करें, सड़कें बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में, इस तरह के कामों में मदद दें आप। तो मैं कुछ की चीज़ें आपकी इसको गिनवाता हूँ जो जो इसने काम किए, ताकि ये पता चले कि ये शख्स जो था ये 210 तक ये रहा है, तो इट बीन अबाउट 9 years। लीगल कोड इसने दिया सबसे पहले, कानून की बरतरी बताई, रिटन लैंग्वेज दी इसने। ये जो होता है गज, वजन, पैमाइश का तरीका इंट्रोड्यूस किया चाइना में इसने। करेंसी दी, सड़कों की चौड़ाई और उन पे चलने वाली कार्ट्स जो थी कितनी चौड़ी हों, ये पूरा इसने सिस्टमेटाइज किया। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि ही वाज द वन हु स्टार्टेड द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, क्योंकि नॉर्थ से इसको पता था कि नॉर्थ से हमेशा हम पे हमला होगा। तो ये बड़े फेजेस में बनी है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, बट इसके बारे में कहा जाता है कि ही स्टार्टेड इट। नए ग्रेन इंट्रोड्यूस किए, सोयाबीन इंट्रोड्यूस किया इसने। चाय की काश्त कहते हैं कि इसके दौर में शुरू हुई ज्यादा। और फ्लड कंट्रोल, विच इज मार्वलस, क्योंकि वो हिस्सा जो है वो आज भी यूनेस्को की हेरिटेज है, कि जिसमें उस वक्त ये आइडिया दिया गया कि ये जो फ्लड्स हैं इनको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। एक तो आप पानी को बांधें, पानी रोकें, वो इन्होंने ट्राई किया, उसमें ये कामयाब नहीं हुए। दूसरा होता है कि पानी को निकलने के रास्ते बनाएं आप, उसमें दे सक्सीडेड। और सुरंगें बना के और जो जो किया, ये इट्स अमेजिंग मिरेकल, या जो कहते हैं आपको, ये ना वो जैसे कि वो इंसानों ने काम किया। आप ज़हन में रखिए कि उस वक्त बारूद भी इजाद नहीं हुआ था, तो पहाड़ों के अंदर से सुरंग बनाना इतनी कि उसमें से दरिया का पानी दूसरी साइड पे चला जाए, कोई आसान काम नहीं था। बिल्कुल ठीक। That's what he achieved। और ये जो आपको नजर आती है, ये जो इन्होंने अनअर्थ किए हैं, पूरे सोल्जर स्टैच्यूज बने हुए फुल यूनिफॉर्म के साथ,
जिनको टेराकोटा आर्मी कहते हैं। अच्छा, This also happened in this period. ग्रेट। और इसको जब उन्होंने बरी किया है तो ये सारे जितने उसने सोल्जर्स थे इसके साथ उसने बरी किए, एंड पीपल admired him, remembered him in very good words। और लास्ट बात जो इसने की वो मेरा ख्याल है कि बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उसको कुछ वेस्टर्न हिस्टोरियंस ने बहुत क्रिटिसाइज किया है कि he killed a lot of these people who were propagating different schools of thought। जितने ये लोग बैठे होते थे सिवाय गप्पे मारने के कुछ नहीं, उसने सबको इनको कहा कि यू हैव टू ऑप्शंस, आइदर स्टार्ट डूइंग सम वर्क और बी प्रिपेयर्ड फॉर योर सफर आखिरत। किताबें कहते किताबें कहते हैं इसने बहुत जलाई, लेकिन चाइनीज हिस्टोरियंस कहते हैं कि एक एक कॉपी इसने इंपीरियल लाइब्रेरी में रखी सबकी, बाकी इनकी प्रोपेगेशन बंद कर दी। और ठीक। किसी हद तक he liked the ideas of Confucius, not ठीक है। fully, to some extent। अच्छा, क्योंकि अगली जो डायनेस्टी होगी वो कन्फ्यूशियस को फिर ऑप्ट करेगी एज द ऑफिशियल, एज द ऑर्थोडॉक्स फिलोसफर ऑफ चाइना। सर हमारे पास टाइम है तो क्या हम थोड़ा बहुत हैन डायनेस्टी को डिस्कस कर लें? कर लेते हैं। सर वो सर एक्चुअली वो, जी, क्योंकि वो है वो डायनेस्टी। अच्छा, एक्सक्यूज मी। क्यों सर? हन डायनेस्टी जो है ये डायनेस्टी है जिसमें आपको नजर आएगा एक ऐसा पीरियड, मेरे लिए तो अमेजिंग है वो, कि जो आप समझें कि मॉडर्न वर्ल्ड में पॉसिबल हो सकता है वो दिस डायनेस्टी अचीव्ड। इसका जो पीरियड है वो मैं आपको बता देता हूं। 206 से 220 एडी, एडी, हाँ जी। और इनमें बड़े सिर्फ एक छोटा सा डिस्टर्ब्ड पीरियड था, एक वोंग मैंग था जिसने फ्रॉम 9 टू 25 एक इंटरप्टेड पीरियड है जब उसने कुछ हिस्से पे कब्जा कर लिया था, जैसे मुगलों के दौर में सूरी खानदान नहीं आया था। 2.5 साल के लिए सर। हाँ, तो इसलिए वो पीरियड है एक छोटा सा। बाकी ये डायनेस्टी की हुकूमत रही है, और इस डायनेस्टी ने जो किया है चाइना के लिए वो सुनते जाएं आप, और फिर देखें कि सबसे पहले तो ये जो पूरी इसकी एम्पायर थी विच दे इनहेरिटेड फ्रॉम किन, दे डिवाइडेड इनटू 18 स्टेट्स। 18 रियासतों में, जिनको आप प्रोविंसेस कह लें, या कर दिया उनको। और इसका जो बानी है वो लियू बैंग कहा जाता है, और उसी को कहते हैं कि ये हमारी डायनेस्टी का, हमारे खानदान का बानी था। जैसे मैंने पहले अर्ज किया, कन्फ्यूशियस इनका ऑफिशियल फिलोसफर बन गया। हन लिटरली सिनोनिमस हो गया चाइनों के लिए। अगर कोई पूछते हैं आप कौन है, जी हम हन हैं। जुबान कौन सी बोलते हैं, जी हन बोलते हैं। तो ये एक तरह से इट बिकेम अ सिग्नेचर ऑफ चाइनीज पीपल। और इसमें फिर आपको फॉर द फर्स्ट टाइम, हम चूंकि ज्यादा यूरोपियन इंस्टीट्यूशन से इम्प्रेस्ड हैं, लेकिन फर्स्ट इंपीरियल यूनिवर्सिटी वाज
built during this period. Imperial University of China जिसको कहते हैं आप, they started the idea of free trade. अब आप देखते जाएं और आपको हैरत भी होगी और लगेगा भी कि आर वी टॉकिंग अबाउट सम मॉडर्न चाइना। क्या मोनोपोलीज थी उस दौर में? हाँ, मोनोपोली सिर्फ किंग की थी कि कुछ चीजें जो किंग बेचेगा उन पे आप कॉम्पीट नहीं कर सकते। तो किंग इन अ वे बिकम्स इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली, जिसका अपना सिस्टम हो, अपने इदारे हों उसके। इसमें जो खास तौर पे काबिल जिक्र है वो है कि एम्परर वू, WU, इसने 54 इयर्स हुकूमत की है चाइना में। को 15-16 इसने शादियां की थी और अमेजिंग शख्स था ये। आपको एक शायद बात हमने बताई थी, मेरे ख्याल पिछले लेक्चर में थोड़ा सा जिक्र किया था उसका, कि इसने जब तख्त संभाला तो इसको पता चला कि मेरे मसाइल क्या हो सकते हैं। सबसे पहला मसला, इसके अपने रिश्तेदार मां से लेके चचाओं तक वो मशवरा देते थे, चूंकि बुजुर्गों की इज्जत करना चाइनीज फिलॉसफी का हिस्सा है और खास तौर पे कन्फ्यूशियस भी यही कहता है। लेकिन ये समझता था कि सारी बातें मानना जरूरी नहीं है, कुछ बातें माननी चाहिए क्योंकि जिनमें तजुर्बा और जिसमें कुछ प्रैक्टिकल बात हो, बाकी जरूरी नहीं है। तो एक इसने कोशिश की कि किस तरह से मैं अपने आप को आजाद करूं। एक इंसिग्निया होता था, जैसे जिसको आप कह लीजिए, मैं उसकी मिसाल कहां से दूंगा आपको, मोहर समझ लें या कुछ समझ लें, वो क्वीन मदर के पास होती थी। अगर आपने किसी पे अटैक करना है तो फौज के लिए जरूरी है कि वो दिखा दे कि हमें इजाजत है, और वो जिसको जी चाहती थी वो देती थी, वरना वो किंग के कहने पे भी शी वुड नॉट गिव द परमिशन टू फाइट। पहला मसला तो ये था कि इसका क्या इलाज किया जाए। दूसरा मसला ये था कि ये जितनी स्टेट्स बनी थी, इनके जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे या जो मेंबर्स थे, वो बजाय इसके कि अपने इलाकों में रहते, वो कैपिटल में आके मौजिंग करते थे, सरकारी मेहमान बनते थे और अपने इलाकों में जाते नहीं थे। बादशाह के पास जो भी इंफॉर्मेशन पहुंचती थी उसके गुमाश्ते देते थे उन लोगों के, वो बताते थे कि जी ये होगा, ये हो रहा है, ये हो रहा है। बाद में इसको पता चलता कि वो सब बातें बनाई गई थी। तो पहला जो इसने काम किया वो ये कहा कि कोई गवर्नर या कोई ऐसा शख्स जिसकी ड्यूटी बाहर है, कैपिटल में नहीं रहेगा। वापस जाओ अपने अपने एरियाज में और जाके जिस काम के लिए तुम्हें ये सारा सौंपा गया है वो करो। जैसे हमारे कौमी असेंबली के मेंबर जो हैं वो अपने एरियाज में नहीं जाते, इस्लामाबाद में कोठियां उनकी वहां रहते हैं, उनको निकाल सर जब सेशन होता है तो चले जाते हैं। हाँ, उनको निकाल के उसने वापस भेज दिया और कहा कि कैपिटल में इनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी। दे विल कम व्हेन दे आर नीडेड, और उस वक्त जाहिर है कि द एम्परर विल पे द एक्सपेंसेस ऑफ देयर स्टे। ठीक हो।
अब वो वहाँ क्या करते हैं? इसकी रिपोर्ट कौन देगा? अच्छा, इसने फ़ील किया कि जो ब्यूरोक्रेसी मेरे पास इस वक़्त है, वो तो सारी वही है, जो राइट, इनसे खुशामदी हैं। ठीक, तो उसने लोअर लेवल से इनविजिबली लोगों को रिक्रूट किया गुड, और रिक्रूट करके उनको कहा कि ठीक है, तुम्हारी सैलरी भी कम होगी, तुम इतने इम्पोर्टेंट भी नहीं समझोगे, लेकिन यू विल हैव डायरेक्ट एक्सेस टू मी। ठीक हो गया। तुम मुझे रिपोर्ट करोगे जो ये करते हैं। अच्छा, अच्छा, चूंकि उनका अपना इंटरेस्ट तो कोई नहीं था, वो किसी बड़ी फैमिली से ताल्लुक नहीं रखते थे कि वो कह देंगे कि हम इनसे पुराने कोई इंतकाम लेना चाहते हैं। तो ये सही, आप समझ लें, दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ जिसको हम रियली न्यूट्रल इम्पार्शियल ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, वो था। He chose those people who did not have any self-interest in keeping or removing these people from their positions. टेक्निकली करेक्ट डिसीजन, हाँ, ये इसने फिर यूज किया उन लोगों ठीक, के खिलाफ एंड ही आउस्टेड देम। इसने उन सबको बड़ा तरीके से, ये नहीं कि एक ही दफा चढ़ दौड़े सब पे और सबको अपने खिलाफ कर ले, नो। आहिस्ता आहिस्ता इसने उनको वीड आउट करना शुरू किया और ठीक, अपने लोग लगाए। वालदा साहबा से इसने अपने ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की, शुरू में हुँ, कामयाब ना हुआ। फिर इसने कुछ ऐसे कोई, चूंकि कन्फ्यूशियस का बहुत फॉलोअर था, उस वक्त फिर इसको पता चला कि कोई ऐसा सिस्टम किया जाए कि इनसे जान छूटे मेरी। लकीली शी डाइड फॉर हिम एंड देन ही बिकेम रियली स्ट्रांग। सही, इसमें इसने जो असल काम किया है वो है सिल्क रोड। ये शाहराह रेशम जो है ना, इसने ताल्लुकात बढ़ाए ईरान से, ओके, इसने ताल्लुकात बढ़ाए सेंट्रल एशिया से, बल्कि कहा जाता है कि फरगाना तक इसकी हुकूमत थी। अब फरगाना अगर आप देखें तो आज के सेंट्रल एशिया में कहाँ पे है? सही है, तो बिल्कुल सेंटर में करके वो रीजन बनता है, रशिया का सेंटर बनता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी गवर्नमेंट के 2 थे टियर्स, एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट जिसमें ये खुद पूरी इसकी अमलदारी थी, दूसरी इसकी स्टेट्स थी जो सैटेलाइट्स थी या जो इसके अंडर थी। तो अच्छा, कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि फरगाना वैली तक था इसका, जिसमें ठीक, ये तिब्बत भी आ गया है, जिसमें ये सारे आज की ये जो इतनी स्टान स्टेट्स हैं ये भी आ गई। तिजारत बहुत जोर पे थी और उसी वक्त इसने चैरियट इंट्रोड्यूस कराई अपने मुल्क में। ये कहते हैं कि रोमन से इसने मंगवाई थी, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये इसका अपना आइडिया था, दैट कैन बी हुँ, डिबेटेड। अच्छा, और तारीख की किताब, अच्छा, ये वो जो सीमा क्वीन था, जिसकी तारीख सारी कहते हैं कि नैरेटिव्स ऑफ ग्रैंड हिस्टोरियन, अच्छा, वो इसका दरबारी था। ओके, तो हिस्टोरियोग्राफी की इसने बुनियाद रखी, अदब की बुनियाद रखी इसने। अच्छा, उस हिस्ट्री के बाद इसने एक फैमिली ऑफ हिस्टोरियंस इंट्रोड्यूस कराई अच्छा, और उस आदमी को दिया काम कि तू जहाँ पे वो पहली हिस्ट्री खत्म हुई है उसके आगे से तू हिस्ट्री लिखनी शुरू कर। हुँ, हुँ, और अब ये मैं आपको बताता हूँ, दिस इज अमेजिंग। 'This is amazing'
वो मर गया तो उसके बेटे को दे दी इसने, वो काम खत्म करे। वो मर गया हेरिडिटरी तो उसकी, हिस्टोरियन सर। हाँ, उसकी बहन को दे दिया काम ये, कि तू करेगी ये काम। और मैं आपको उसका नाम देख रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ कि अगर फर्स्ट फीमेल हिस्टोरियन हु इज रिमेम्बर्ड, या बानजाओ, ये बानजाओ का फादर था, ओके। उसके बाद इसका भाई था, लेकिन उन दोनों की डेथ के बाद इसने शी रोट द हिस्ट्री ऑफ Han डायनेस्टी 206 से लेके 25 तक। और इसको बहुत चाइनीज एडमायर करते हैं कि ये वन ऑफ द बेस्ट नोन हिस्ट्रीज ever written by a woman of the contemporary period or the period in which she lived. She recorded the history. तो हनशू इसको कहते हैं इस किताब को। और ये शीजी आर्काइव्स जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं उनके लिए लफ्ज ये शीजी इस्तेमाल करते हैं। ओके। अच्छा, अब इसमें आपको एक और चीज नजर आएगी कि किंग वू ने वो जो अपने लोग लगाए थे उनको एक और भी काम दिया था कि अगर ये मेरे वजीर या मेरे गवर्नर या फ्यूडल लॉर्ड्स, इनका पूरा मुझे तुम बताओ एक्टिविटीज, खास तौर पे अगर ये कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं, उनको कुछ नहीं कहना, मुझे रिपोर्ट करना है तुमने। मसलन किसी से कोई गलत काम करवाना है, किसी की सिफारिश करानी है, किसी को नौकरी से हटाना है, आखिरकार उनके भी तो इख्तियारात थे ना, लेकिन उनको पता नहीं था कि दी ऑल दीज थिंग्स आर रिपोर्टेड टू द किंग, और फिर किंग विल टेक केयर ऑफ देम। कितना कंटेम्पररी साउंड करता है या नहीं सर? है? सर शदीद कंटेम्प्रेरी। सर इस कंटेम्पररी है। डायनेस हाँ, अच्छा, फिर सर इसने इस कुछ और, डायनेस्टी की एक चीज़ और जो मुझे नज़र आ रही थी, जो मुझे लग रहा था शायद हमें एड्रेस करनी चाहिए। हम्म, ये इस डायनेस्टी में प्रॉपर बजट सिस्टम भी इवॉल्व होता नज़र जी जी आता है। बिल्कुल, वो तो पूरा एक, मैंने कहा ना आज पता नहीं आपके पास इतना टाइम है कि हम इनको पूरा वक्त दे सकेंगे या नहीं, सर क्योंकि ये, 5-7 मिनट और हैं हमारे हाँ, पास। ये डायनेस्टीज जो है ये लिटरली, यानी सर मैं सिर्फ एक मिसाल आपको देता हूं सर कि 50 सफीर इसके दरबार में मौजूद थे फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। 50 ओके। सर दे केम टू सी कि चाइना क्या कर रहा है। इसी ओके। दौर में सबसे पहला जलजला पैमाइश करने वाला आला इजाद हुआ है। इसी दौर में सबसे पहली सर्जरी हुई है एनेस्थीसिया के साथ। ओह! तो ये बहुत, ये इट डिजर्व्स रियली, इट्स इफ यू रियली वांट टू कॉल इट गोल्डन पीरियड, सर तो ये हन पीरियड जो है इस डायनेस्टी का, यही आपको नजर आएगा। अब इसने जितनी रिफॉर्म्स की हैं सर इस किंग ने, उसका रिजल्ट तो होना था, और उसका रिजल्ट क्या हुआ? दो रिजल्ट हुए। सर कुछ लोग तो बड़े खुश थे, खास तौर पे अवाम, लेकिन खवास बड़े तंग थे। तो एक एंटी रिफॉर्म मूवमेंट इसके खिलाफ चलेगी फिर। उसको ये सक्सेसफुली हैंडल नहीं कर सका। उसमें इसको किसी ने कुछ बता दिया कि ये मेरा बेटा भी अगर मेरे खिलाफ है, उसको भी मरवा दिया इसने, बड़े लोग मरवाए फिर। ठीक।
thousands and thousands of people. और फिर वही होता है जो बैलेंस, he lost that balance, but he brought China onto the world map. सही। और यही दौर है जिसमें हमें चाइनीज फिलॉसफी मैच्योर होती नजर आती है। यानी अगर आप चाइनीज फिलॉसफी की मैच्योरिटी देखें कि जितने इज़म्स हमने पहले डिस्कस किए हैं, उनका ताल्लुक विद द पीपल, विद द नेचर। एक फिलोसोफर तो कहता है कि द आइडिया ऑफ नेचुरलिज्म व्हिच लेटर ऑन डेवलप्ड इन द वेस्ट आल्सो स्टार्ट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये वो दौर है जिसमें आप कह सकती हैं कि फैशन, डिजाइन, आर्किटेक्चर, ट्रेड, यू कैन स्टार्ट काउंटिंग। और जो जो हमें बर्तन मिले हैं जो म्यूजियम्स में रखे हुए हैं, कुछ जो डिजाइन्स मिले हैं, ब्लॉक प्रिंटिंग स्टार्ट होती है। प्रिंटिंग प्रेस उस सेंस में नहीं जिसमें आज हम जानते हैं, लेकिन हमें पता चलता है कि मूवेबल नहीं थे वो अल्फाबेट्स, बट इट स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये बिल्कुल मैंने इजमाली सा जायजा दिया है एक इसका, इस दौर का, जो हान पीरियड में आपको नजर आएगा। तो इस पे अगर आपका कोई सवाल है। सर ये एक सवाल आया है कि इंडिया में ये जो हन डायनेस्टी है या जो हंस थे, इन्हें बारबेरियंस कंसिडर किया जाता है और ये कहा जाता है कि इनसे पहले जो कुछ भी था चाइना में, वो सब इन्होंने डिस्ट्रॉय किया। तो सर इस बात में कोई हकीकत है या एक नहीं, मिसकंसेप्शन? ये हन जो है ना, ये है HAN से, हन। जी। वो है हुन, HUN। ओके। इन्होंने अटैक किए हैं, ठीक है। बिल्कुल किए हैं इन्होंने। लेकिन वो जिन्होंने जाके फिर रोम पे कब्जा किया, दैट वाज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। वो एक डिफरेंट ट्राइब था, डिफरेंट लोग थे। ये डायनेस्टी जो थी, इसने कॉन्कर किए हैं एरियाज। बर्मा को इसने कोशिश की। ये जितना आपको पेनिनसुलास नजर आते हैं, कोरियन, वियतनाम तक तो नहीं गए, लेकिन कोरिया became a part of their satellite system. Even they tried to conquer जापान, तो they could not, लेकिन जापान को इन्होंने कल्चरली, फिलोसॉफिकली, रिलीजियसली इन्फ्लुएंस बड़ा किया। And this dynasty was also open to foreign influences. इसी दौर में Buddhism was invited into China. It did not become popular क्योंकि वो लोगों के पास ऑलरेडी दूसरा ऑल्टरनेटिव था, तो इसलिए मैनी पीपल वर नॉट एक्साइटेड। और वो फिर हम देखेंगे कि कैसे लेटर ऑन बुद्धिज्म विल बिकम पैटर्नाइज्ड बाय द सम रूलर्स, और वो फिर उसको किस तरह से करेंगे प्रमोट। तो वो हन नहीं है ये। Han डायनेस्टी है और वो हुन है। हाँ, तो दिस इज़ द डिफरेंस इरम गुल साहिबा। तो इस वजह से थोड़ी कन्फ्यूजन ऑफ स्पेलिंग्स थी, तो आपने 2 को एक-दूसरे में मिक्स किया है। सर थैंक यू सो मच। आज के प्रोग्राम का वक़्त ख़त्म हो गया। एल्स कुछ सवाल भी थे और मुझे ये लग रहा था कि इस डायनेस्टी के हवाले से मज़ीद 2-3 बातें ऐसी हैं जिन पे शायद हमें फ़ोकस कर लेना चाहिए था। लेकिन ये कि इनका पर्टिकुलरली जो मैं देख रही थी कि इनके बजट के हवाले से, और मैं हैरान थी कि उस दौर में एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव बजट टू रन द स्टेट सिस्टम, तो मेरे लिए इम्प्रेसिव भी था, थोड़ा हैरानकुन भी था कि क्योंकि सेंट्रलाइज़्ड सिस्टम नहीं है तो उसमें बजट सर कैसे? आज का ये एक आखिरी सवाल लेते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इसलिए कि प्रैक्टिकल सिचुएशन जो होती थी ना, स अगर आप डिपेंडेंट हैं स द पीपल हु विल गिव यू मनी, तो स यू कांट एक्सरसाइज योर पावर। तो किंग को पता होना चाहिए हाउ मच मनी आई नीड। वो
बजट क्या होता है? बजट यही होता है ना कि कितना पैसा मुझे चाहिए है इस साल या आइंदा 5 साल, हमने बाद में उसको 5 इयर्स प्लान में शामिल कर लिया। बजट यही होता है कि इतनी मेरी इनकम है, इतने मेरे अखराजात हैं। तो ये इस दौर में जहाँ पे इतनी और इनोवेशंस हुई हैं, दिस वाज़ समथिंग दैट वाज़ एक्सपेक्टेड कि क्या हमें टैरिफ बढ़ाने चाहिए तिजारत के, तिजारत हम फ्री कर सकते हैं, ट्रेडर्स पे टैक्स लगाना चाहिए, फार्मर्स पे टैक्स लगाना चाहिए, कॉरवी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और फिर जितनी आप ये आर्टिज़न्स आपके काम करते हैं, उनको should they be taxed also if they are making money or not? All these things were discussed during this period. इसी से आपको वो नज़र आता है जिसको आप कहती हैं, उस सेंस में बजट नहीं था जिस सेंस में आज हम इसको यूज़ करते हैं लफ्ज़ को। लेकिन जब आप यू आर टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सिटीज़, यू आर टॉकिंग अबाउट रेगुलेटिंग द आइडियाज़, यू आर टॉकिंग अबाउट ट्रेनिंग, यानी आप जब कहते हैं कि हम एग्ज़ाम लेंगे बाकायदा, जो शख्स आके हमारे लिए काम करेगा ब्यूरोक्रेसी में, यू आर टॉकिंग इन मॉडर्न सेंस। ये आपके जो सीएसएस के एग्ज़ाम होते हैं, ये क्या है? यही है ना कि द मैन इज़ कॉम्पिटेंट और नॉट। ये यहीं से शुरू किया है इन्होंने। वो किन ने शुरू किया था, लेकिन इन्होंने उसको बिल्कुल इंस्टीट्यूशनलाइज़ कर दिया थ्रू यूनिवर्सिटीज़, थ्रू इंस्ट्रक्टर्स एंड थ्रू, बाद में आपको नज़र आएगा, आप शायद आपने पढ़ा नहीं, आपको हैरत होगी, सिलेबस सर, क्या पढ़ाया जाना चाहिए, सर, ये भी आपको नज़र आएगा। कौन-सी टेक्स्ट बुक पढ़नी है आपने। बिल्कुल सर। तो इसलिए ये हम कहते हैं ना कि हम बड़े तरक्की याफ़्ता हो गए हैं, मॉडर्नाइज़्ड हो गए हैं। तो तारीख़ हमें बताती है कि भई आपसे पहले भी लोग थे और शायद आपसे ज़्यादा तरक्की याफ़्ता थे। राइट। थैंक यू सो मच सर आपकी एनलाइटनिंग गुफ्तगू के लिए। और आज का प्रोग्राम अभी ख़त्म करते हैं कि वक़्त ख़त्म हो गया है हमारे पास। तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में इसके बाद फ़र्दर जो चाइनीज़ डायनेस्टीज़ हैं उनके हवाले से बात करेंगे। सर आपका शुक्रिया और सब दोस्तों का शुक्रिया जो हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद रहते हैं, इसे पसंद करते हैं और हमेशा ये मैसेजेस भी मौसूल हो रहे होते हैं कि हम इंतज़ार कर रहे हैं। बल्कि अगर 2-4 मिनट भी लेट हो जाओ तो देखने को मिलता है कि मैसेजेस आ रहे हैं कि इज़ देयर एनी प्रॉब्लम, आप लोग लेट हो रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया आप सबकी मोहब्बतों का, सर के वक़्त का, और आप सबसे यही दरख्वास्त है कि किताब से अपनी दोस्ती पक्की रखिए और अगर किताब पढ़ने का वक़्त कुछ कम है इस दौर में, तो उनसे दोस्ती कर लीजिए जिन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ रखी हैं। वो आपके लिए बहुत से सवालों के जवाब बहुत आसान कर देंगे। आप सबका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफ़िज़।